Assalamu alaikum, students of class 8. Hope you all are fine and healthy by the grace of Allah. बेटा सबसे पहले आपको आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। ठीक है। और मेरी दुआ है कि आपको ऐसी हज़ारों ईदें देखना नसीब हो, इससे ज़्यादा बेहतर ईदें देखना नसीब हो। ठीक है। अब हम आते हैं बेटा, लेट्स टॉक अबाउट आवर लेक्चर विच इज़ ऑफ फाइनल टर्म। ठीक है ना। तो starting with lecture number 2 of chapter number 19, nuclear physics, in which I am giving you the exam explanation of question answers. बेटा ये सिर्फ explanations हैं question answer की, ये आपको रजिस्टर में नहीं करना है काम। ठीक है। जो मैं आपको काम करने का बोलूँ बस वही आपको काम रजिस्टर में करना होगा। ठीक है। So let's start with question number 4. What is half life of an element? यानी किसी भी एलिमेंट की हाफ लाइफ क्या होती है। So half life of an radioactive element can be defined as the time interval in which radioactive element is split into daughter elements is known as half life of radioactive element। यानी पहली बात आपको समझना ये है कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट, मैंने आपको लेक्चर नंबर 1 में एक्सप्लेन किया था कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स क्या होते हैं। वो एलिमेंट्स जो स्पॉन्टेनियस डिसइंटीग्रेट हो जाए, उसका न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट हो जाए एक से ज़्यादा और वो एलिमेंट्स में, और वो रेज इमिट करे, रेडियो एक्टिव रेज इमिट करे। ठीक है। और डॉटर एलिमेंट्स क्या होते हैं? सॉरी, डॉटर एलिमेंट्स दरअसल बेटा, अगर कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट स्प्लिट होता है और वो एक से ज़्यादा एलिमेंट्स में स्प्लिट होता है या टूट जाता है, हिस्सों में डिवाइड हो जाता है, तो उन जो डिवाइडेड जो हिस्से, नए हिस्से फॉर्म होते हैं उनको हम डॉटर एलिमेंट कहते हैं। और जो मेन एलिमेंट होता है, मेन रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है, उसको हम पेरेंट एलिमेंट कहते हैं। ठीक। तो वो टाइम जिसमें एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट डिवाइड हो जाए एक से ज़्यादा एलिमेंट्स में, उनको हम डॉटर एलिमेंट्स कहते हैं, और उस टाइम इंटरवल को हम हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट कहते हैं। इट कैन बी कैलकुलेटेड एज, यानी नंबर ऑफ हाफ लाइफ को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? तो जो टोटल पीरियड होता है उस रेडियो एक्टिव एलिमेंट का डिसइंटीग्रेशन का, उसकी हाफ लाइफ से, यानी एक हाफ लाइफ जो कंप्लीट होती है उसकी टोटल, उससे डिवाइड कर देते हैं तो हमें नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स मिल जाती हैं कि कितनी हाफ लाइफ्स होंगी एक एलिमेंट को कंप्लीटली डिसइंटीग्रेट होने में, उसके न्यूक्लियस को स्प्लिट होने में इनटू इट्स डॉटर न्यूक्लियर। सही है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज रेडियोएक्टिव आइसोटोप? गिव एग्जांपल ऑफ आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन। यानी हमें एग्जांपल भी देनी है कि भाई पहले ये बताना है कि रेडियोएक्टिव आइसोटोप होता क्या है, और उसके बाद हमें एग्जांपल देनी है कि हाइड्रोजन के आइसोटोप से। तो रेडियो आइसोटोप आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि वो एटम्स जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो बट एटॉमिक मासेस डिफरेंट हो, वो आइसोटोप कहलाते हैं। तो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स वो होते हैं कि व्हेन atom of same radioactive elements having same atomic number but different atomic masses। यानी ये होता सेम है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो है वो रेडियो आइसोटोप कहलाएंगे, और सिंपल एलिमेंट्स के जो आइसोटोप होंगे वो सिंपल आइसोटोप कहलाएंगे। ठीक है। सच एज आइसोटोप ऑफ कार्बन, एग्जाम्पल में है हमारे पास K(C12), यानी इसका एटॉमिक मास 12 होता है और एटॉमिक नंबर 6 होता है, लेकिन उसका ही दूसरा जो आइसोटोप है
लाइक 14 उसका एटॉमिक मास और 6 उसका एटॉमिक नंबर होता है। और उसी तरीके से उसका जो तीसरा आइसोटोप है वो 6 उसका एटॉमिक नंबर और 16 उसका एटॉमिक मास, यानी हैविंग सेम एटॉमिक नंबर but different atomic masses are called radioactive isotope. Now let's talk about the isotope of hydrogen. Isotope of hydrogen यानी हाइड्रोजन के भी 3 आइसोटोप होते हैं। सबसे पहले वाले आइसोटोप को हम प्रोटियम कहते हैं and it can be defined as कि hydrogen atom having one proton and one electron is called protium, यानी एक हाइड्रोजन का वो आइसोटोप जिसमें एक इलेक्ट्रॉन हो उसके शेल में और उसके न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन हो, यानी उसका एटॉमिक नंबर 1 ही हो क्योंकि उसमें 1 प्रोटॉन है, ठीक है ना। बट उसका जो एटॉमिक मास है वो भी 1 हो क्योंकि उसके न्यूक्लियस में एक ही प्रोटॉन है और कोई न्यूट्रॉन नहीं है। क्योंकि एटॉमिक मास क्या होता है बेटा, आप लोगों को पिछले लेक्चर में मैंने आपको समझाया था कि इट इज़ द सम ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, तो वो उस एटम का एटॉमिक मास होता है, ठीक है। सो इट इज़ द प्रोटियम। अब उसकी डायग्राम के ज़रिए मैंने शो किया हुआ है आपको कि उसके शेल में एक इलेक्ट्रॉन है और उसके न्यूक्लियस में हाइड्रोजन के एक प्रोटॉन है, तो वो प्रोटियम आइसोटोप कहलाता है हाइड्रोजन का। नाउ नेक्स्ट इज ड्यूटीरियम। ड्यूटीरियम जो बेटा है वो क्या होता है, हाइड्रोजन का एटम जिसमें उसके शेल में तो एक ही इलेक्ट्रॉन होता है बट उसके अंदर उसके जो न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन होता है। तो इस तरह इसका जो एटॉमिक मास हुआ वो 2 हो गया और जो एटॉमिक नंबर जो हुआ वो क्या हो गया, 1 हो गया। सो द हाइड्रोजन हैविंग 1 इलेक्ट्रॉन and 1 proton and 1 neutron is called deuterium। ठीक, ये मैंने आपको शो किया है डायग्राम के साथ। अब आप आते हैं ट्राइटियम पे। ट्राइटियम हाइड्रोजन एटम हैविंग 1 इलेक्ट्रॉन 1 प्रोटॉन एंड 2 न्यूट्रॉन इज कॉल्ड ट्रिटियम, यानी वो हाइड्रोजन का आइसोटोप जिसमें एक प्रोटॉन हो उसके न्यूक्लियस में और 2 न्यूट्रॉन हो। तो इस तरह क्या हो गया कि जो एटॉमिक मास हुआ वो कितना हो गया इस हाइड्रोजन एटम का, 3 हो गया। और उसकी शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है और 1 प्रोटॉन है, तो इट मीन्स इसका एटॉमिक नंबर 1 है। यानी अगर आप इधर एग्जाम्पल में देखें तो इनका एटॉमिक नंबर चेंज नहीं हुआ बट इनके जो चेंज हुआ है वो क्या हुआ है, एटॉमिक मास चेंज हुआ है। तो ऐसे एलिमेंट को हम रेडियोएक्टिव आइसोटोप एलिमेंट कहते हैं, ऑफ दैट एलिमेंट कहते हैं, ठीक है। नाउ अब हम बेटा दूसरे टॉपिक पे आते हैं विच इज क्वेश्चन नंबर 6। Define Einstein mass energy relationship. So Einstein mass energy relationship is states as mass can neither be created nor be destroyed but can be changed into the form of energy which travels with the speed of light is called energy mass relationship or Einstein mass energy relationship, ठीक है। यानी न्यूटन ने ये रिलेशनशिप बताई हमें। उसने स्टेट किया कि जो मास है वो कभी भी ख़त्म नहीं हो सकता, कभी भी हम नहीं बना सकते, उसको तोड़ा नहीं जा सकता, उसको डिवाइड नहीं किया जा सकता, बट इट कैन बी चेंज इनटू वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है। जैसे हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में पढ़ा था केमिस्ट्री में, उसी तरीके से आइंस्टाइन मास एनर्जी रिलेशनशिप भी
यही कहता है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नोर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी चेंज इनटू इट्स फॉर्म फ्रॉम वन टू अनदर। और ये जो एनर्जी होती है वो जो है चेंज होती है, तो वो ट्रैवल करती है विद द स्पीड ऑफ लाइट। So, this relation is known as Einstein mass energy relationship. Mathematically, it can be written as E is equal to mc square. Here, E is for energy, m for mass, and c is for speed of light, which is 3 into 10 raised to power 8 मीटर पर सेकेंड। यानी स्पीड ऑफ लाइट किसके बराबर होती है? ये वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट होती है बेटा, ये याद कर लीजिएगा। एमसीक्यूज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि भाई स्पीड ऑफ लाइट कितनी का जो वैल्यू होती है वो क्या होती है? वो क्या होती है? 3 इंटू 10 रेज टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। और हमेशा याद रखना कि एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मास के और स्पीड ऑफ लाइट के स्क्वायर के। ठीक है। अब हम आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 7, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। इसमें जो मैं आपको टर्म्स बता रही हूँ, जब आप इंशाल्लाह मैट्रिक में आएंगे तो आपको ये और ज़्यादा एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ाई जाएगी। अभी आप डेफिनेशंस के ज़रिए ही इनको समझें। Now, let's start with nuclear fission. It is defined as the process in which heavy nucleuses is splitted into small nuclei by the bombardment of neutron on the nucleus. 3 neutron releases and large amount of energy also released is called न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन। यानी बेटा वो प्रोसेस जब एक बड़ा न्यूक्लियस हो, किसी भी एटम का कोई बड़ा एटम हो और उसका न्यूक्लियस भी बड़ा हो, तो उसके अंदर हम बम्बार्टमेंट कर दें, यानी हम उस पर स्ट्राइक करवाएं न्यूट्रॉन से, और वो जो न्यूट्रॉन्स हैं वो क्या हो, जाके न्यूक्लियस को स्ट्राइक करे, ठीक है, एटम के, और क्या हो कि बहुत सारी एनर्जी रिलीज हो और उसके साथ वो स्प्लिट भी हो। वो एटम जो है, जो जिस एटम पे हमने जिसके एलिमेंट के एटम पर हमने जो न्यूक्लियस पे बम्बार्टमेंट की हो न्यूट्रॉन की, और उसकी वजह से वो स्प्लिट हो जाए एक से ज़्यादा डॉटर एलिमेंट्स में, और उसमें एनर्जी भी रिलीज़ हो और 3 न्यूट्रॉन्स भी रिलीज़ हो, तो ऐसे रिएक्शन को हम फिजन रिएक्शन कहते हैं, न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन कहते हैं। क्योंकि यहाँ पर न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन क्या होता है कि न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा होता है। ठीक है। आपको फर्स्ट टर्म जो फिजन है उसको मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ बेटा। फिजन का मतलब ही यही होता है कि कोई भी चीज़ दो हिस्सों में, बड़ी चीज़ डिवाइड हो जाए दो या दो से ज़्यादा हिस्सों में। अगर वो न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है तो वो न्यूक्लियर फिजन होगा, और उसके डिवाइड होने में बहुत सारी एनर्जी हमें मिल रही है, तो उसको ऐसे रिएक्शन को हम न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है। अब आते हैं उसकी दूसरी टर्म पर, विच इज़ न्यूक्लियर फ्यूजन। अब इसका ऑपोजिट प्रोसेस कर लो, फिजन का ऑपोजिट कर लो। यानी अब एक जब दो छोटे जो है न्यूक्लियस किसी भी एटम के, वो आपस में कंबाइन हो जाएं और एक बड़ा न्यूक्लियस फॉर्म कर दें, तो और उसके लिए हमें लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी उसके वजह से रिलीज हो, तो उस रिएक्शन को हम न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है। जाहिर है फिजन का ऑपोजिट क्या होता है? फ्यूजन। फ्यूज का मतलब ही फ्यूज हो जाना, मिल जाना। तो ऐसा ऐसा प्रोसेस जिसमें दो स्मॉल न्यूक्लियाई मिलकर एक बड़ा न्यूक्लियस फॉर्म कर दें,
और उसमें हम बहुत सारी हमें लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी मिले, तो ऐसे रिएक्शंस को हम न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल में इसमें हमने हाइड्रोजन की एग्जाम्पल दी हुई है कि अगर ड्यूटीरियम हो और ट्राइटियम हो, तो इन दोनों को अगर हम इनके न्यूक्लियसेस को ऐड कर दें, न्यूक्लियाई को ऐड कर दें, तो फॉर्म क्या हो जाए किसका, दो मिलकर एक हीलियम का एलिमेंट फॉर्म कर दें, एटम फॉर्म कर दें, यानी न्यूक्लियस फॉर्म कर दें हीलियम का। कैसे हो जाएगा, दोनों एच जो है दो उनका एटॉमिक नंबर हो जाएगा, और इसके जो हाइड्रोजन है वो दोनों के जो मतलब हाइड्रोजन के एटॉमिक मासेस ऐड हो जाए और उसमें 4 जो है उसका एटॉमिक मास हो जाए और एक न्यूट्रॉन निकले और बहुत सारी एनर्जी रिलीज हो। तो ऐसे रिएक्शन को हम फ्यूजन रिएक्शन कहते हैं, जिसमें फ्यूजन का प्रोसेस हो। ठीक। अब हम आते हैं बेटा फिजन चेन रिएक्शन। बेटा जो फिजन रिएक्शन होता है वो एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होता है। यानी देखो, जब फिजन रिएक्शन हो रहा होता है तो क्या होता है कि 3 न्यूट्रॉन्स उसमें से निकल रहे होते हैं। जब स्प्लिटिंग हो रही होती है एक न्यूक्लियस की, कि एक न्यूक्लियस पे डिवाइड हो रहा होता है, एक से ज़्यादा न्यूक्लियाई पर छोटे छोटे न्यूक्लियाई फॉर्म हो रहे होते हैं। तो उसके साथ साथ मैंने आपको बताया था कि न्यूट्रॉन्स भी निकल रहे होते हैं। तो हमें क्या किस चीज़ की ज़रूरत होती है कि दूसरे जो एटम्स फॉर्म हो रहे, वो न्यूक्लियस फॉर्म हो रहे होते हैं, उन पर भी क्या होता है कि वो दोबारा जाके स्ट्राइक करते हैं वो न्यूट्रॉन। तो क्या होता है, ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली चलता रहता है। सो द प्रोसेस ऑफ कंटिन्यूस स्प्लिटिंग ऑफ न्यूक्लियाई इनटू डॉटर न्यूक्लियाई with the release of neutron along with the large amount of energy is called nuclear fission chain reaction। ये एक चेन बनती जाती है कि भाई एक न्यूक्लियस था, उस पर हमने बम्बार्टमेंट की, पहले सबसे पहले तो हमने की न्यूट्रॉन्स की। जैसे ही हमने न्यूट्रॉन्स की बम्बार्टमेंट की तो क्या हुआ, वो एक बड़ा एलिमेंट कन्वर्ट हो गया, डिवाइड हो गया दो डॉटर न्यूक्लियाई में। जब वो दो डॉटर न्यूक्लियाई में डिवाइड हुआ तो क्या हुआ कि उसके अंदर से 3 न्यूट्रॉन्स निकले और बहुत सारी एनर्जी निकली। जैसे ही वो एनर्जी तो हम वो रीयूज़ कर लेते हैं, लेकिन होता क्या है कि वो जो 3 न्यूट्रॉन्स निकले वो इन डॉटर न्यूक्लियाई को क्या करते हैं कि इनकी न्यूक्लियस पे जाके बम्बार्टमेंट करते हैं, और फिर क्या होता है कि वो जो डॉटर न्यूक्लियाई थे वो पैरेंट न्यूक्लियाई बन जाते हैं, और उनके बाद और वो डिवाइड हो जाते हैं किसमें, और इससे ज़्यादा वो डॉटर न्यूक्लियाई भी डिवाइड हो जाते हैं उनके डॉटर न्यूक्लियाई में। यानी डिवीजन का प्रोसेस चलता रहता है, स्प्लिटिंग का प्रोसेस चलता रहता है। तो उस कंटिन्यूस फिजन रिएक्शन को हम चेन रिएक्शन, यानी वो एक चेन बनती जाती है कि भाई 3 इसके न्यूट्रॉन्स निकले, वो 3 जाके दूसरे एलिमेंट के जो फॉर्म हुए उनके न्यूक्लियस पे उन्होंने बम्बार्टमेंट की, तो वो और डिवाइड हुए, फिर ये डिवीजन का प्रोसेस चलता रहता है। तो ऐसे रिएक्शंस को हम न्यूक्लियर फिजन चेन रिएक्शन कहते हैं। अब हम आते हैं बेटा न्यूक्लियर रिएक्टर पे। न्यूक्लियर रिएक्टर क्या होता है, द डिवाइस इन विच न्यूक्लियर फिजन reaction is performed and controlled amount of energy is released which is used for different purposes is called nuclear reactor। यानी वो डिवाइस जिसमें हम फिजन रिएक्शन परफॉर्म करते हैं और एक कंट्रोल अमाउंट ऑफ एनर्जी भी रिलीज होती है, और जो एनर्जी हमें मिलती है उससे हम डिफरेंट काम करते हैं, उसको हम न्यूक्लियर रिएक्टर, उस डिवाइस को हम न्यूक्लियर रिएक्टर कहते हैं। अब आते हैं बेटा मॉडरेशन पे। मॉडरेशन कैन बी डिफाइंड एज कि अगर हमें
एक न्यूक्लियर रिएक्टर में जब स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन को स्लो डाउन करना हो या उसको कंट्रोल करना हो, तो हम क्या करते हैं कि कोल्ड हैवी वाटर इज़ यूज्ड, तो हम उसमें कोल्ड हैवी वाटर डाल देते हैं। तो दिस प्रोसेस इज नोन एज मॉडरेशन इन न्यूक्लियर रिएक्टर। ओके, अब हम आते हैं बेटा, राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन रिएक्शन। पहली बात, अगर एक न्यूक्लियस हैवी न्यूक्लियस स्प्लिट हो रहा है दो स्मॉल न्यूक्लियाई में, तो उसको हम फिजन, न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन कहते हैं। फ्यूजन रिएक्शन जब दो छोटे छोटे स्मॉल न्यूक्लियाई कंबाइन हो रहे होते हैं और एक बड़ा न्यूक्लियस फॉर्म कर रहे होते हैं विद द रिलीज ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, ऐसे रिएक्शन को हम फ्यूजन रिएक्शन कहते हैं या न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन कहते हैं। इसकी एग्जांपल आपको यूरेनियम की दी हुई है फिजन में, कि फिजन यूरेनियम पे हमने बम्बार्टमेंट की न्यूट्रॉन्स की, तो हमें बेरियम और क्रिप्टॉन मिला और 3 हमारे पास न्यूट्रॉन्स मिले और अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी मिली। और इधर हम अगर फ्यूजन में देखें तो 2 हाइड्रोजन के एटम ड्यूटेरियम और ट्राइटियम मिले और हीलियम का एटम बनाया और न्यूट्रॉन्स, हमें एक न्यूट्रॉन मिला और लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें मिली। इसके बाद हम आते हैं बेटा डिफरेंस में कि इट कैन बी परफॉर्म्ड इन न्यूक्लियर रिएक्टर, यानी फिजन रिएक्शन को हम न्यूक्लियर रिएक्टर में परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन हम फ्यूजन रिएक्शन को कभी भी किसी न्यूक्लियर रिएक्टर में परफॉर्म नहीं कर सकते, बल्कि उसे ओपन फील्ड में ही हम परफॉर्म कर सकते हैं ये वाला रिएक्शन। हमेशा याद रखना कि फिजन रिएक्शन एक कंट्रोलेबल रिएक्शन है जिसे कंट्रोल किया जा सके, बट जो फ्यूजन रिएक्शन है उसको हम कभी भी कंट्रोल नहीं कर सकते, इट इज़ अनकंट्रोलेबल रिएक्शन। फिर हम फिजन रिएक्शन में फिफ्थ डिफरेंस पे आते हैं कि लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी कैन बी रिलीज्ड, यानी हम इसमें हम बहुत सारी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, और बट इन फ्यूजन रिएक्शन, फिजन रिएक्शन से भी बहुत ज़्यादा एनर्जी उसके मुकाबले में रिलीज होती है फ्यूजन में। ठीक है, सो दिस इज़ द एंड ऑफ द लेक्चर नंबर 2। इंशाल्लाह आई होप कि ये आपको ज़रूर समझ आया होगा, और हम अब लेक्चर नंबर 3 में आगे इसकी एक्सप्लेनेशन देंगे। ठीक है बेटा, थैंक यू सो वेरी मच।